हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार दोबारा पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स मॉडल सेट 3 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। तो आप लोग सभी स्टूडेंट इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और जैक बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स मॉडल सेट 3 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। पहले हम लोग सेक्शन ए को शुरू करेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। देखिए, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच बल कितना होगा? आंसर, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यदि उनके बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो बल का मान 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है? उत्तर, चूंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए ध्रुवों पर भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की तुलना में किसी पिंड का भार अधिक होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3। स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को मापते हैं? उत्तर, पिंड का भार को, पिंड का वेट को, भार को। 4 नंबर सवाल देखिए, सयनता गुणांक की बीमा लिखिए। उत्तर, सयनता गुणांक का बीमीय सूत्र m l के पावर -1 t के पावर -1 होता है। आगे देखिए 5 नंबर सवाल, ऊष्मागतिकी के पहले नियम द्वारा किस ऊष्मागतिकी चर को परिभाषित किया गया है? आंसर, आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को। आगे देखिए सवाल नंबर 6। ध्वनि किस माध्यम में, लोहे में या पानी में या हवा में सबसे तेज चलती है? उत्तर, लोहे में से ध्वनि वायु और जल की अपेक्षा तेज चलती है। लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखिए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलती है? आंसर, वायु या किसी अन्य गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के प्रसार के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन रुद्धोष्म परिस्थितियों में होते हैं, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोला क्वेश्चन में? 7 नंबर सवाल, हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलती है? आंसर, वायु या किसी अन्य गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के प्रसार के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन रुद्धोष्म परिस्थितियों में होते हैं, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जवाब देना है। देखिए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 का पहला ए नंबर देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना होगा? आंसर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी नंबर देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक लिखिए। आंसर, स्मॉल जी बराबर कैपिटल GM/r²। सी नंबर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले किसी एक कारक को लिखिए। आंसर, पृथ्वी तल से ऊंचाई एवं गहराई। आगे देखिए सवाल नंबर 9।
9 नंबर सवाल में नोमेरिकल है 2.5 kg यानी 2.5 kg द्रव्यमान की एक डोरी 200 न्यूटन तनाव है। तनी हुई डोरी की लंबाई 20 मीटर है। यदि डोरी के एक सिरे पर एक अनुप्रस्थ झटका मारा जाता है तो विक्षोभ दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लेगा? आंसर, द्रव्यमान यानी मास दिया है 2.5 kg, टेंशन बल दिया है 200 न्यूटन और लंबाई दिया है 20 मीटर। हम लोग पहले के यानी द्रव्यमान की इकाई लंबाई निकाल लेंगे। के बराबर होता है m/l। आंसर आएगा 1/8 kg पर मीटर क्यूब। आगे निकालेंगे, अब वेग निकालेंगे, वेलोसिटी वेग को निकालेंगे, v निकालेंगे। v बराबर होता है रूट अंदर t/k। t मतलब टेंशन और k मतलब द्रव्यमान की इकाई लंबाई। दोनों का वैल्यू को पुट कर देंगे तो v का मान आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम में अतः निकाल लेंगे समय, t निकाल लेंगे लंबाई बटे वेग। ठीक है, लंबाई बराबर होता है वेग गुना समय, तो समय बराबर हो जाएगा लंबाई बटे वेग। लंबाई 20 और वेग वेलोसिटी 40, तो 20/40 मतलब 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड आंसर हो जाएगा। समय t का मान होगा, t का मान 0.5 सेकेंड होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर सवाल को पढ़िए। ठीक है, 10 नंबर सवाल को बढ़िया से पढ़िए और उसका आंसर को देखिए, समझिए। ठीक, चलिए बढ़िया से देख लीजिए सवाल नंबर 10 को। हो गया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 में। सवाल नंबर 11 को समझिए। एंटीसेप्टिक्स में कम सतह तनाव होता है, क्यों? आंसर, एंटीसेप्टिक्स में कम सतह तनाव होता है क्योंकि इसका सतह कम होने से इसका फैलाव बढ़ जाता है। यानी अगर एंटीसेप्टिक का तनाव कम तो उसका फैलाव ज़्यादा होगा, और एंटीसेप्टिक्स का तनाव ज़्यादा होगा तो फैलाव कम होगा। आगे देखिए ख नंबर सवाल। बढ़ते तापमान का संपर्क कोण और पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो संपर्क कोण बढ़ेगा लेकिन पृष्ठ तनाव घटेगा। आगे देखिए सवाल नंबर 12। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखिए। इसके आधार पर गैस के लिए 2 मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए संबंध स्थापित करें। आंसर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दिया गया ऊष्मा उस निकाय द्वारा किया गया कार्य और उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के जोड़ के बराबर होती है। अर्थात हीट बराबर वर्क प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, H मतलब हीट, W मतलब वर्क और डेल्टा U मतलब एनर्जी में वृद्धि। यानी H बराबर W प्लस डेल्टा U। H ऊष्मा है, W कार्य है और डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। यानी H बराबर W प्लस डेल्टा U। आगे देखिए हमको प्रूफ करना है Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है, Cp क्या है? नियत दाब पर ऊष्माधारिता। Cv क्या है? नियत आयतन पर ऊष्माधारिता। प्रूफ, हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस Pv होता है, समीकरण 1 दे दिए। पुनः हम जानते हैं आदर्श गैस का समीकरण होता है Pv बराबर nRT, समीकरण 2 दे दिए। यदि n बराबर 1 मोल हो तो Pv बराबर RT होगा। Pv बराबर RT हो जाएगा यदि n बराबर 1 मोल हो तो। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर H बराबर U प्लस RT हो जाएगा। क्योंकि Pv का मान RT आ गया तो समीकरण 1 को लिखेंगे H बराबर U प्लस RT। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dH/dt इक्वल टू du/dt प्लस R इंटू dt/dt 1 हो जाएगा। यानी dH/dt माइनस du/dt इक्वल टू R हो जाएगा।
dH/dt को Cp बोलेंगे और du/dt को Cv बोलेंगे, यानी Cp माइनस Cv इक्वल टू R प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करना था। आगे देखिए सवाल नंबर 13 का पहले ए नंबर देखिए। प्रसार होने पर, फैलने पर, प्रसार होने पर गैस ठंडा क्यों हो जाता है? आंसर, जब गैसों का विस्तार होता है, प्रसार होता है, फैलता है तो उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है, बल्कि प्रति इकाई आयतन में टकराव कम हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या बोला? फैलने पर, विस्तार होने पर, प्रसार होने पर गैस ठंडा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा जब गैसों का प्रसार होता है, विस्तार होता है, फैलता है तो उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है, बल्कि प्रति इकाई आयतन में टकराव कम हो जाता है, गैस के कण दूर दूर फैल जाते हैं, इसीलिए टेम्परेचर कम हो जाता है। आगे देखिए बी नंबर सवाल। वाहन यानी गाड़ी चलाते समय उसके टायर के अंदर का वायु दाब घटता है या बढ़ता है? आंसर, सड़क तथा टायर में घर्षण के कारण टायर का तापमान तथा टायर के अंदर की वायु का तापमान बढ़ता है, जिससे वायु दाब बढ़ जाता है। आगे देखिए सी नंबर सवाल। ऊष्मागतिकी के उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसमें किसी निकाय का तापमान, टेम्परेचर स्थिर रहता है। उत्तर, समतापी प्रक्रिया, समतापी प्रोसेस। आगे देखिए सवाल नंबर 14 का ए नंबर देखिए। प्रत्यास्था को परिभाषित करें। समझिए इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? उत्तर, प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसमें विकृति आती है, परिवर्तित होती है, परंतु बल हटाने पर वह पुनः अपनी मूल स्थिति में, पहली स्थिति में वापस आ जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर बी, 14 का बी देखिए। प्रत्यास्थ सीमा क्या है? 14 का बी कहता है प्रत्यास्थ सीमा किसे कहते हैं? आंसर, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, लेकिन जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था यानी इलास्टिक गुण समाप्त हो जाता है, जो प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है, और रबड़ स्प्रिंग टूट जाता है। आगे देखिए सी नंबर सवाल। चरम तनन सामर्थ्य क्या है? समझिए चरम तनन सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य मतलब शक्ति, पावर। आंसर, किसी पदार्थ की तनन सामर्थ्य उस पदार्थ के प्रतिबल विकृति वक्र के महत्तम बिंदु होता है तथा यह संकेत देता है कि किस प्रतिबल के बाद गर्दन बनना शुरू होगा, मतलब टूट जाएगा, रबड़ और स्प्रिंग। आगे देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कोई 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 16 का पहला प्रश्न ए नंबर देखिए। सीमांत वेग को परिभाषित करें। उत्तर, जब कोई वस्तु किसी सयान द्रव में गिरती है तो पहले उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। आगे देखिए बी नंबर सवाल, 16 का बी। सीमांत वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सीमांत वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देख लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। आगे देखिए, इसका पूरा क्लियर आंसर हम बना दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 17 का ए नंबर देखिए। पलायन वेग को परिभाषित करें। समझिए पलायन वेग क्या होता है।
उत्तर, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस पृथ्वी पर कभी ना आ सके। तो पिंड के इस वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए बी नंबर सवाल, किसी वस्तु के पलायन वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पलायन वेग का व्यंजक देख लीजिए। एक m द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी के सतह से कुछ ऊपर उसको फेंक रहे हैं, ठीक है, जिसका स्मॉल m द्रव्यमान है और पृथ्वी का त्रिज्या कैपिटल R एवं पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, ठीक है। चलिए, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, तब इसकी सतह पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय R है। जब पिंड को पृथ्वी सतह से फेंकते हैं तो पिंड के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। डेल्टा U बराबर पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय R, और जब ऊपर फेंक दिए हाईएस्ट बिंदु पर चला गया, अनंत इन्फिनिटी पर चला गया, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गया, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। डेल्टा U बराबर 0 माइनस इंटू माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय R, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डेल्टा U बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय R होगा। डेल्टा U बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय R। आगे हम लोग बोलेंगे, यदि पिंड का पलायन वेग VE हो तो इसकी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू स्मॉल m इंटू VE का स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसीलिए लिख सकते हैं हाफ m VE स्क्वायर बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय R। तो दोनों तरफ बाएं दाएं स्मॉल m कट जाएगा, तो बचेगा VE स्क्वायर बराबर 2 कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय R। तो VE बराबर हो जाएगा रूट अंदर 2GM बाय R। समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल GM बाय R स्क्वायर, तो GR बराबर हो जाएगा GM बाय R। समीकरण एक में क्या करेंगे, GR के बदले GM बाय R को रखेंगे, ठीक है, तो आएगा VE बराबर रूट अंदर 2GR, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, GM बाय R के बदले स्मॉल GR को रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा VE बराबर रूट अंदर 2GR। हमारा पलायन वेग का व्यंजक हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 18 ए नंबर देखिए, सरल आवर्त गति का वर्णन करने वाली वस्तु के त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिगर को देखिए पहले, कोणीय वेग की परिभाषा से ओमेगा बराबर θ/t। कोणीय वेग का डेफिनेशन होता है ओमेगा बराबर θ/t होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, त्रिभुज ODN में साइन थीटा निकालेंगे तो y बाई ए निकलेगा, लास्ट में y बराबर निकलेगा a साइन थीटा, जो विस्थापन का व्यंजक हो जाएगा, यानी y बराबर a साइन ओमेगा टी विस्थापन का सूत्र हो गया। अब आगे निकाल लेंगे वेग के लिए, वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग का a cos ओमेगा टी, वेग आ गया a cos ओमेगा टी। अब लास्ट में निकालेंगे त्वरण, तो हो जाएगा वेग बटे समय, आ जाएगा आंसर माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। त्वरण निकल गया। आगे देखिए बी नंबर 18 का बी देखिए, सरल आवर्त गति के लिए बल नियम को लिखें। सरल आवर्त गति के बल नियम को लिखें।
उत्तर सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। उदाहरण, किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, किसी सरल लोलक की गति आदि। आप देखिए सवाल नंबर 19, अंतिम प्रश्न को पढ़िए। पहला ए नंबर, तापमान को परिभाषित करें। समझिए टेम्परेचर तापमान क्या होता है। आंसर, तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है, अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। आगे देखिए बी नंबर सवाल, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम लिखिए। बी नंबर कहता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या है, लिखिए, समझिए और पढ़िए। आंसर, यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय x तथा y किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय z के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो ऊष्मागतिक निकाय x तथा y भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। आगे देखिए सी नंबर सवाल, सी नंबर को पढ़िए और समझिए। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का कोई एक कथन लिखिए। आंसर, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरह लाभकारी कार्य में परिवर्तित कर दे, अर्थात 100% दक्षता वाला इंजन बनाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए यही ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका दूसरा नियम कहता है ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरह लाभकारी कार्य में परिवर्तित कर दे, अर्थात 100% दक्षता पावर वाला इंजन बनाना संभव नहीं है। यही थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स मॉडल सेट 3 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।